कल हमने बात करी थी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे के लॉ आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड लॉ दिया है फैराडे ने? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में हमने क्या बात करी थी कि जो मास डिपॉजिट होगा या कोई अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो गैस इवॉल्व होती निकलती है, गैस लिबरेटेड, या मास डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी तो m इज इक्वल टू क्या आ गया था? z i t। z था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। इस z की अगर वैल्यू निकालनी है, वैसे क्वेश्चन में z आपको गिवन होता है मेटल के लिए, लेकिन अगर आपको z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। z इज इक्वल टू ई बाई एफ। ई होता है आपका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई एफ करेंगे, एफ की वैल्यू ले लेंगे 96500। नोट कर लीजिए z की वैल्यू। अगर कहीं पे नहीं दी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? उस इक्वेशन में इक्विवेलेंट वेट क्या आ रहा है उसका, डिवाइडेड बाई 96500। कुलाम्स, 96500 कुलाम्स। ये जो 1 फेराडे चार्ज है इससे 1 ग्राम इक्विवेलेंट एलिमेंट डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये सबके लिए रूल है। बाई 1 फेराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट of element deposited on electrode। इलेक्ट्रोड पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर किसी एलिमेंट का डिपॉजिट कराना है तो चार्ज कितना फ्लो कराना पड़ता है? 1 फेराडे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने आता है ना सबको, मोलैरिटी में सिखाया था। यहाँ पे बेसिकली हमको किस तरीके का मिलेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का मिलेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते थे कैसे? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ई हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ई निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो किसी रिएक्शन में Fe+3 से Fe+2 बन रहा है तो चेंज कितने का है? 1 यूनिट का है। तो वहां पे इक्विवेलेंट वेट अगर आपको आयरन का निकालना है तो कैसे निकलेगा? आयरन का एटॉमिक मास 56 डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो यानी इक्विवेलेंट वेट आ गया 56 आयरन का। अब उसी केस में आपको अगर Z निकालना है तो आप क्या करोगे? 56 डिवाइडेड बाई F कर दोगे तो Z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात हुई थी फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ में आपको चार्ज और मास का रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। चार्ज इतना है तो मास कितना डिपॉजिट होगा, या मास इतना है तो चार्ज कितना आपको देना पड़ेगा। करंट और इलेक्ट्रिसिटी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो पता लगेगा। कल भी एक क्वेश्चन करा था शायद अपन ने, इस पे m इज इक्वल टू ZIT पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, थोड़े कर लेते हैं हम लोग। हर्ष तुमने सही में डाल दिया मैसेज अब।
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ब्राइन की क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो बोल रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले में लिखा है Cl2 एट कैथोड, Cl2 बनेगी कैथोड पे। दूसरे में लिखा है O2 एट कैथोड। तीसरे में लिखा हुआ है H2 एट एनोड। चौथे में OH माइनस एट कैथोड। क्या हो सकता है? ब्राइन दिया हुआ है केवल, तो इसका मतलब आप क्या मानेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। ब्राइन सोल्यूशन की दो तरीके की इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी, एक डाइल्यूट की, एक कॉन्सेंट्रेटेड की। आंसर करिए। कोई आंसर मैच कर रहा है? कोई आंसर मैच कर रहा है? आंसर कॉन्सेंट्रेटेड है, लिखा नहीं है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे। हाँ, डी, H2 एट एनोड। H2 एनोड पे कैसे जाएगी, H2 तो पॉजिटिव है, और एनोड H2 बनती है H प्लस से, और एनोड भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे तो जाएगी नहीं ना हाइड्रोजन। बी, O2 एट कैथोड। O2 बन रही थी उसमें, कॉन्सेंट्रेटेड में, कॉन्सेंट्रेटेड में O2 बन रही थी। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या क्या बना था, आई थिंक Cl2 बना था, H2 बना था, और NaOH बना था, है ना। तो Cl2 अगर बनेगी भी तो Cl2 किस पे बनेगी, एनोड पे बनेगी, कैथोड पे तो बनेगी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन कैथोड दे रखा है, O2 बन नहीं रही थी। H2 एनोड पे बनेगी नहीं, H2 कैथोड पे बनेगी। तो ऑप्शन अपना रेस्ट ओवर क्या बचता है, OH माइनस एट कैथोड। OH माइनस कहाँ पे रहेंगे, ये वाले आयन कहाँ पे मिल सकते हैं अपने को, कैथोड। नहीं, OH माइनस कैथोड पे नहीं मिलेगा, OH माइनस एनोड पे मिलेगा। कुछ तो गड़बड़ है, एक बोनस नहीं, ऑप्शन में हो सकता है कैथोड एनोड लिखने में कुछ। OH माइनस कैसे हो सकता है इसमें? जी बोलिए बोलिए। OH माइनस को कैथोड पे ही दिया है, O2 को कैथोड पे ही दिया है, Cl2 को कैथोड पे दिया है, और H2 को क्या किस पे दिया है, एनोड पे दिया है। OH माइनस एट कैथोड। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अपना ये ऑप्शन बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है ना, तो बन तो ये भी नहीं रहा है कैथोड की वजह से, है ना। लेकिन अपने उसमें क्या बन रहा था, जब केवल अपन डाइल्यूट ले रहे थे, डाइल्यूट NaCl जब ले रहे थे तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही थी, वाटर की हो जा रही थी ना। तो वाटर की अगर होगी तो H2 और O2 बनेगा, और H2O2 ये बने भी कैसे थे, ये तो बना था आपका इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसका प्रोसेस तो सेम था दोनों में। लेकिन जो O2 बनी थी वो कैसे बनी थी, उसका रिएक्शन तो ये था ना, 4OH माइनस
2H2O बना रहा था, O2 बना रहा था, और क्या बना रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, नॉट 4। हाँ 4 ही देगा, ठीक है। तो अगर उस तरीके से सोचे तो ये OH माइनस, फिर भी ये OH माइनस कैथोड पे तो नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो ऑप्शन इसमें तो प्रॉब्लम है ना। तो जिनके में आया होगा उनको क्या मिला होगा, बोनस। हाँ OH तो क्या कैथोड पे जाएगा कैसे, ये क्वेश्चन वो है, क्या कहते हैं उसको, बोनस क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करो, जिनके में आया होगा, सॉल्व किया होगा, उनको क्या मिला होगा, बोनस मिल गया होगा, फायदा मिल गया होगा, और क्या, बढ़िया है। करके आएंगे तब मिलेगा ना, कैसे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड to obtain 1 mole of iron from Fe3O4. रिएक्शन का क्वेश्चन है, रिएक्शन बनाएंगे और आंसर निकल जाएगा। फेराडे बताने हैं आपको, टू फेराडे। या तो 2 है या तो 2/2 है। टू, और लोग निकालें 2 फेराडे। Fe3O4 से क्या बनाना है, Fe। नहीं, आयरन बनाना है ना Fe3O4 से। इक्वेशन यहां से चलेगी, Fe3O4 से क्या बनाना है आपको, Fe, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 3Fe कर दें। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी आयरन की, जल्दी से बताइए। +8/3 आएगी, क्योंकि 3x और ऑक्सीजन की -2 ले लोगे तो 3x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 8/3। अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आता है, जिसका निकालना है उसको x माना, 3 एटम्स थे तो 3x, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का -2, और इक्वल टू, कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 8, 8x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/3। तो एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +8/3। यहां से 8/3 से किस पे जा रहे हो आप, 0 पे जा रहे हो। 8/3 से किस पे जा रहे हो आप,
जीरो पे जा रहे हो जी, रेडॉक्स वाले। तो अगर आपको 8/3 के पॉजिटिव चार्ज से कहां पे जाना है, जीरो पे जाना है, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 8/3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देगा। भाई इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज है, +8/3 का, आयरन के एक एटम के ऊपर। अब इसको क्या बनाना है, आयरन जीरो फॉर्मेट में ले जाना है। जीरो फॉर्मेट में ले जाना है मतलब इसका चार्ज खत्म, तो लूज कितना करेगा, इस चार्ज के हिसाब से ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 8/3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे हम लोग ऐसे करते थे, Fe+3 है और इससे बनाना है Fe+2, तो +3 से +2 बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता था, 1। ये डिफरेंस को ही तो लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 8/3 और 0, 8/3 का डिफरेंस है, तो 8/3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 8/3 इलेक्ट्रॉन हो गए और आपको पूछा कितने के लिए है, आपको पूछा गया है 1 मोल के लिए ही, 1 मोल आयरन के लिए, ठीक है, तो हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, 3 के लिए नहीं निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 लोगे तो 3 × 8 होगा, 8/3 होगा, तो +8 आएगा 3 एटम के लिए, 3 मोल के लिए। फिर यहाँ भी 3 मोल के लिए लेना पड़ेगा, तो 3 मोल के लिए आपका कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। तो हम 3 मोल के लिए क्यों लें, हमें तो 1 मोल आयरन बनाना है, तो हम एक के लिए ही देखते हैं, 8/3 से 0, तो 8/3 इलेक्ट्रॉन, तो फैराडे भी कितने हो जाएंगे, 8/3 फैराडे। तो आंसर क्या होना चाहिए अपना, फैराडे ही तो पूछा है, 8/3 फैराडे। इसी के अकॉर्डिंग हम फैराडे लिख देते हैं। कोई ऐसा है जिसको बात क्लियर नहीं हो तो पूछ लीजिए। हम जो 8/3 इलेक्ट्रॉन्स में आपको लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, हम जो 8/3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ हमको लेफ्ट हैंड साइड में नहीं कोई क्वेश्चन। अच्छा, इसके चार्ज को खत्म कर रहे हो तो आप ये बोल रहे हो 8/3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होंगे, ये कहना चाहते हो। किसी चीज का अगर चार्ज कम कर रहे हो तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना। ये पूरी सुनो सुनो, ये पूरी इक्वेशन नहीं है, पूरी इक्वेशन लिख दूं, पूरी इक्वेशन लिखी जाए। Fe3O4 अगर चेंज हो रहा है आयरन में, तो ऑक्सीजन भी तो बाहर जाएगी, ऑक्सीजन भी तो बाहर निकलेगी। मान लो ऑक्सीजन O2 के फॉर्मेट में निकल रही है, सपोज ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में जा रही है, O2 के फॉर्मेट। तो यहाँ पे अगर देखो तो +8/3 चार्ज था एक के ऊपर, यहाँ पे एक के ऊपर चार्ज 0, 3 के ऊपर भी 0, एक के ऊपर भी। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का चार्ज देखो तो कितना है, एक ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, 0। यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ से हम देखें तो आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आया, +8/3 से 0 पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है ना, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन को अगर देखो तो ऑक्सीजन का चार्ज कितना था, -2 से कितने पे पहुंच गया, 0 पे, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही कह रहे थे भूवी आप, अगर रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस साइड में ऐड होंगे ना, आयरन के ऊपर क्या होगा, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ऐड होगा आयरन में इलेक्ट्रॉन, तभी तो रिडक्शन शो करेंगे। मेरे दिमाग में ऑक्सीडेशन चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लूज करना दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ये इस साइड ना आकर के किस साइड आएगा, इस साइड।
पर आंसर क्या है आपका? आंसर यही है, इस तरफ 8/3F चार्ज आपको देना पड़ेगा। क्या? हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है, आप कर लो, माइनस कर लो। अगली स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं। हो गया ये क्वेश्चन। इंटीजर टाइप था तो 8/3 को आप कन्वर्ट कर लोगे, 2.67 आ रहा है आंसर। इंटीजर में आंसर देना था। फिजिकल के ज्यादातर क्वेश्चन किस में बना देते हैं? इंटीजर में, जेई मेंस में। 2.67 आ रहा है। इंटीजर में कैसे आंसर देते हो? तो 2 में देते होगे या 3 बोलते होगे उसको। इंटीजर बोले तो क्या होता है? नहीं, न्यूमेरिकल टाइप होगा वो ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, मैं ये पूछ रही हूँ। इंटीजर का क्या मतलब है? अगर किसी नंबर को इंटीजर बोल रहे हैं तो क्या? इसमें नंबर को डेसिमल में नहीं लेना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, तो प्लस माइनस का क्या चक्कर रहता है? -2 अगर है तो वो आएगा इंटीजर में। माइनस प्लस भी आ सकते हैं, 0, बट डेसिमल में नहीं लेंगे। तुम बताओ ना, तुमसे पूछ रही हूँ, मेरी मैथ सॉरी। मैं क्यों बनाने लगी? नहीं, अच्छा आपने बॉम्ब बनाए, सोडियम फोड़ा है। हाँ, बड़े बड़े फोड़े। चलो, फर्स्ट लॉ के जो भी आ चुके हैं न्यूमेरिकल, जैसे ये आया 22 का है। क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इजी क्वेश्चन है, इसके अगर आपको समझ आ गया आप फटाफट से कर लोगे, सेकंड्स में निकलेंगे और आपके लिए +4 दे के जाएंगे। इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर x मिनट, टाइम दिया हुआ है कितने मिनट के लिए इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, x मिनट के लिए, विद अ करंट 1.5 एम्पियर। और आयरन डिपॉजिट होता है, टू डिपॉजिट आयरन 0.3482 ग्राम, इतना आयरन डिपॉजिट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नियरेस्ट इंटीजर तक बतानी है x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालनी है आपको। 1 फेराडे दिया हुआ है, 96500 कूलम्स, और आयरन का एटॉमिक मास दिया हुआ है 56। चलिए, टाइम निकालना है आपको। आप इक्वेशन लिख के भी निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशन से भी हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके m=ZIT से भी हो जाएंगे। क्या SO4 की -2? सब लोग ट्राई करिए, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इक्वेशन लिखी थी ना, उससे भी कर सकते हैं, और m=ZIT से भी कर सकते हैं। एटॉमिक मास
हाँ ई निकालोगे अगर तो जरूरत पड़ेगी, अगर इक्वेशन से करोगे तो उसमें ई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्वेशन से जैसे अभी पिछला क्वेश्चन हमने करा था, ई इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी। एम इज इक्वल टू जेड आई टी लगाओगे तो जेड इज इक्वल टू लगाओगे ना ई बाई 96500। आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। मैं फॉर्मूला से नहीं निकालती थी क्योंकि मुझे इक्वेशन से जल्दी निकलता था, पर अगर कहीं फॉर्मूला भी लगाने पड़े तो आना चाहिए। इक्वेशन लिखेंगे ना, यहाँ पे आयरन पे जितना चार्ज है उसको आयरन 0 बना दो, अभी जैसे पिछले में बनाए थे, उससे चार्ज पता चल जाएगा। फिर टाइम निकाल लोगे, फिर टाइम निकाल लोगे। कितना आंसर बता रहा? 446। 2020। 2020 बोल रहे हैं तो मिनट में आना है, ये तुमने सेकंड में निकाला उसे। किसी का आ गया? नहीं आया तो मैं बताऊं, 20 बोल तो दिया। आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? यस मैम, कर 1200 सेकंड आ रहा है, 48 नहीं आ रहा। 1200 सेकंड। हाँ 0.012 मिनट नहीं, m इज इक्वल टू जेड आई टी लगाना है ना। ये बताया जाए, एक ही करना है। m इज इक्वल टू जेड आई टी लगाना है, ठीक है। z इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, e बाई एफ। करंट कितनी दी हुई है, 1.5। टाइम निकालना है आपको। मास कितना दिया हुआ, 3482, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या करेंगे, Fe2SO4 होल थ्राइस। आयरन की यहाँ पे चार्ज है +3 और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयरन में, तो यानी चार्ज कितना हो जाएगा, 0। चार्ज में कितना चेंज आ रहा है, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का चेंज ले लो यहाँ पे। एटॉमिक वेट कितना है, 56 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से टी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आ जाएगी। टी की वैल्यू निकालोगे तो 1200 सेकेंड आ रही है, और 1200 सेकेंड आ रही है, और फिर आप निकालोगे किसमें, मिनट में, तो 20
मिनट। इसको कैलकुलेट करके देख लो 1200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? आ रहा है? वन टू जीरो फोर आ रहा है। पॉइंट 3482 लिया भी है, 56 भी लिया है, फिर क्यों इनका अपना आंसर और इनका क्यों डिफर कर रहा है? कुछ होगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा। 1200.4 आ रहा है, 1200.04। हाँ तो फिर अप्रोक्सीमेट 20 मिनट ले लेंगे ना, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी है कुछ भी आंसर निकाल के नहीं मैम, नहीं मैम। 6.6 का डिफरेंस कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है आपके हिसाब से? ओ भाई हर्षित आया, इससे आ नहीं रहा है। बाकी लोग चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ कुछ गड़बड़ी हो तो मैं ही करूं, करा जाए, कैलकुलेट करा जाए। फिफ्टी सिक्स से 965 नहीं कटेगा? इंटीजर है, आंसर लिखना है। हर्षित आया? इंटीजर टाइप को मार्क कैसे करते हैं कात्यायनी मैडम? ऑनलाइन वालों का आया कि नहीं आया आंसर जल्दी से बता दो, ऑफलाइन वालों का तो आ गया है, कुछ कुछ का अभी भी नहीं आया। ऑनलाइन क्लास कहाँ गई? ऑनलाइन आया या नहीं आया बच्चे? नहीं आया है? जय माता दी चल रहा है यहाँ पे तो। अब अगले में मैं केवल क्वेश्चन लिख के बैठ जाऊंगी, आप बताएंगे, मैं हिंट विंट कुछ नहीं देने वाली हूँ। एकदम सेम पैटर्न के क्वेश्चन चल रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं तो कुछ गलत बात है मतलब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, बोर्ड पे देखिए, H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यूजिंग 0.1 एम्पियर करंट फॉर 2 hours।
2 घंटे तक फ्लो करा दी 0.1 एम्पियर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या बना रहे हैं इससे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन रही है। ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। एसटीपी पर बताना है कितना वॉल्यूम गैसेस का प्रोड्यूस होगा। आइडियल गैस के लिए कंडीशन दी हुई है, अगर 1 मोल गैस है तो उसका वॉल्यूम है 22.4, जो हम लोग लेते थे ना वो 22.7 लीटर दिया हुआ है। उसी से तो वॉल्यूम निकालोगे। मोल निकालेंगे ना, मोल से वॉल्यूम पता लगेगा। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं? H2SO4 की। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब है कि पानी ले रखा है, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल दिया। बात क्लियर हो रही है? हाँ, नहीं, कंबाइंड टोटल निकालना। जैसे NaCl डाइल्यूट जब लिया था तो H2O की हाइड्रोलिसिस हो रही थी ना, वाटर की हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन हमने यूज किया था, NaCl से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब डाइल्यूट सोल्यूशन H2SO4 का ले रहे हो, यानी पानी बहुत ज्यादा है, H2SO4 कम है, तो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होगी? वाटर की। यानी अपने को रिएक्शन किसका यूज करना है? वाटर का। हम्म। फिर मोल्स निकालते हैं, फिर वॉल्यूम निकालते हैं। अगर आप चाहो तो इक्वेशन लिख के चार्ज से मोल भी निकाल सकते हो सीधे सीधे। चार्ज आपके पास है, आई भी है और टी भी है, टाइम को सेकंड में रखना पड़ेगा बस। सेकंड में, आईटी में टाइम सेकंड में होता। वाटर का इक्वेशन यूज होगा, H2SO4 से कोई मतलब नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली किसकी हो जा रही है? वाटर की। उसका जो इक्वेशन बताया था वाटर का, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाइए और उसके अकॉर्डिंग चार्ज देखिए। यहाँ पे चार्ज आपको पता है, सवाल कर लो प्रभु। इक्वेशन लिखो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की। यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करो, इक्वेशन में देखो क्या चार्ज हो रहा है। तुमको यहाँ के चार्ज के हिसाब से निकालनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन के चार्ज के हिसाब से मोल। शांति से बैठो, नहीं आ रहा तो शांति से बैठो।
नहीं आ रहा है, बताया जाए। आंसर देख ले, 127 ml आ रहा है। चलो देखते हैं। पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में कितना चार्ज हमने फ्लो कराया वो चार्ज देख लेते हैं ना। तो चार्ज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू चाहिए I मल्टीप्लाइड बाई T। I कितनी थी 0.1 एम्पियर और टाइम कितना था 2 आवर्स। तो आपके आ गए, ये सेकंड में कन्वर्ट कर लिया हमने इसको, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना होता है 3600। ये आ जाएगा ना, यही आएगा। ये आ गया कूलम्ब, ठीक है, कूलम्ब्स में आ गया। इसको फैराडे में चेंज कर ले, अपनी इक्वेशन फैराडे में बनेगी, तो चेंज कर लेते हैं इसको फैराडे में। फैराडे में चेंज करना है तो 96500 से डिवाइड कर दे, ये वैल्यू किस में आ गई फैराडे में। अब अपने पास चार्ज आ गया 720 डिवाइडेड बाई 96500 फैराडे। इतना चार्ज हमने फ्लो कराया, ठीक है। सॉल्यूशन किसका था, डाइल्यूट H2SO4 था। डाइल्यूट का मतलब H2SO4 तो केवल काम करेगा इलेक्ट्रोलिसिस इनिशिएट कराने का। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली किसकी होगी, किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वाटर की होगी, ठीक है। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो इक्वेशन कैसे बनेगा 2H प्लस 2OH माइनस, इस हिसाब से बनेगा इक्वेशन। अब H प्लस के इक्वेशन की अगर बात करो और OH माइनस के इक्वेशन की बात करो तो क्या बनती है, 2H प्लस क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम को निकालना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल को निकालना चाहते हैं, किसको यूज करके, फैराडे को यूज करके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का 1 मोल बनाना है आपने तो कितना फैराडे चाहिए 2 फैराडे चाहिए। 1 मोल बनाने के लिए कितना फैराडे चाहिए 2 फैराडे। अब यहाँ पे हमारे पास फैराडे कितने हैं 720 डिवाइडेड बाई 96500, तो इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। 2 फैराडे के हिसाब से 1 मोल हाइड्रोजन बनेगी, तो 720 डिवाइडेड बाई 96500 फैराडे के हिसाब से कितनी बन जाएगी 720 कितनी बन जाएगी, कितने मोल बन जाएंगे हाइड्रोजन के 720 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 96500 मोल। तो हाइड्रोजन के मोल निकल गए। अब इसी तरीके से हम किसके मोल निकालेंगे, ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। कैसे, ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन क्या था, तो यहां से पहले हाइड्रोजन का वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया है 22.7 लीटर्स। तो यहाँ पे कितने मोल हैं अपने हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के जो मोल आ गए हैं वो आए हैं 720 डिवाइडेड बाई 29650, कितने मोल आ गए। अब आपको पता है 1 मोल अगर हाइड्रोजन होगी तो एसटीपी पर वॉल्यूम पूछा है, उसका एसटीपी पर वॉल्यूम होगा, वैल्यू दे रखी है 22.7 लीटर। ये 1 मोल के लिए है, अपने मोल पता है। ये जरा सॉल्व कर लो कैलकुलेटर वगैरह से, कितना आ रहा है इसके हिसाब से हाइड्रोजन के एसटीपी पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा
ये लीटर में वैल्यू निकलेगी किसकी वैल्यू, इसकी पूरे की निकालो। कितनी आ रही है? 0.084। सही लिखा है? ये आ गई लीटर में, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम आ गया? हाइड्रोजन का। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का पूछा है, तो अब ऑक्सीजन का भी निकालना पड़ेगा। ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन हम क्या यूज कर रहे थे? ये वाला 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2H2O बना रहा था, और O2 के कितने मोल बन रहे थे? 1 मोल बन रहे थे, है ना। इसका मतलब 4 फैराडे के हिसाब से कितने मोल O2 बन रही थी? 1 मोल O2 बन रही थी 4 फैराडे के हिसाब से। अपने फैराडे कितने थे? अपने फैराडे थे 720 डिवाइडेड बाई 9650। कितने फैराडे के हिसाब से निकाल लेते हैं कितने मोल बनेगी? यहां से आपके आ गए क्या? यहां से आपके आ गए मोल, फिर से आ गए किसके? ऑक्सीजन के आ गए। अब ऑक्सीजन के मोल्स आ गए तो आप यहां से भी वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? जो भी मोल्स आए हैं डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 22.7, क्योंकि 1 मोल का 22.7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आएगी ये लीटर में आ रही है। कैलकुलेट करके देखो, पहले वाली कितनी थी? इनकी आ रही है हाइड्रोजन की वैल्यू 0.0846, और ऑक्सीजन की इसकी आधी आ रही है 0.0423। ये लीटर में आया है तो ml में निकालना है, तो ml में कन्वर्ट कर लेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके पूरी वैल्यू। टोटल निकालना था 126 आ रहा है। इन्होंने भी अप्रॉक्सी में दिया 127, अप्रॉक्स 127 अप्रॉक्सी। आखिरी वाली पहली वाली की आधी आई है 0.0423। कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं हुआ, या पूरी क्लास ऐसी है जिसको क्लियर नहीं हुआ? तो फिर से मैं करके बताऊं। बैक स्लाइड पे जाऊं। कॉन्सेप्ट क्या लगा रहे हैं? जो चीज ब्रेक हो रही है उसका लिखिए इक्वेशन, उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें निकल रही है। इस क्वेश्चन में चेंज क्या था? इस क्वेश्चन में चेंज बस ये था कि यहाँ पे मोल की जगह पे, अभी तक आपसे पूछ रहे थे चार्ज, पूछ रहे थे वेट दे रहे थे, मास दे रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? मोल की जगह पे वॉल्यूम पूछ लिया। तो आपको पहले से बता रखा है इन्होंने कि 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.7 है लीटर। तो आपको क्या निकालने थे? सीधे सीधे ऑक्सीजन कितने मोल बनेगी इतने चार्ज से, और हाइड्रोजन कितने मोल बनेगी वो निकालना था।
और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, मोल के अकॉर्डिंग उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेना था, लीटर में, और फिर आंसर आपका किस में था, एमएल में था, सीसी दिया हुआ था कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो आपने उसको एमएल में कन्वर्ट। कैच ऑफ द क्वेश्चन ये था कि पहले आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने चार्ज से कितने मोल कोई गैस बन रही है। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस दी हुई थी, तो कई बार बच्चे का दिमाग इस पे जाता है कि H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो H प्लस और HSO4 माइनस बनेंगे। क्या बनेगा, H प्लस और HSO4 माइनस बनेगा। जब वो कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तब बनता है, जब कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो उस केस में बनता है H प्लस और HSO4 माइनस। जब डाइल्यूट ले लोगे आप तो इसका मतलब ये है कि आपने वाटर बहुत ज्यादा लिया है और H2SO4 बहुत कम डाला हुआ है उसमें, तो उस समय हाइड्रोलिसिस वाटर की ही होती है। इक्वेशन जो आप फॉलो करोगे वो किसको फॉलो करोगे, वाटर को। तो वाटर की हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए, काफी जगह काम आएगा, यहाँ तो आएगा ही और भी जगह पे काम। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा है ऑनलाइन ऑफलाइन जिसको नहीं समझ में आया तो वो बोल दीजिए, जिसको नहीं समझ में आया वो बोल दीजिए। मैम जो इसमें हाँ, ये जो क्वेश्चन लिखे हैं हम इसी से क्या चीज इससे बैक स्लाइड पे, नहीं मैम इसी पे, हाँ बोलो। उनको H2 के क्वेश्चन लिखे हैं उससे कैसे निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे H2 की इक्वेशन से, देखो पहले हमने वाटर की इक्वेशन लिख ली। अब आप बोलोगे वाटर की 2 मोल क्यों ले लिए मैम, वाटर के 2 मोल इसलिए ले लिए क्योंकि अगर H2 गैस प्रोड्यूस करनी है, अगर 1 मोल से रिलेशन निकालना है तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, 2H प्लस आ जाए इस हिसाब से ले लें। अगर हम चाहें तो एक H2O से भी कर सकते थे, 1H2O से भी इक्वेशन लिखी जा सकती थी। इक्वेशन लिख दी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की, फिर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से हमें पता है कि H प्लस चला जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, और कैथोड पर जाकर के कैथोड पे होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2H प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 बना लेगा। इस इक्वेशन को देख के हमें पता लग रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएट होके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। इसी चीज को हमें यूज करना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1 फेराडे। यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए 2 फेराडे चार्ज की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट कर दिया, 2 फेराडे अगर चार्ज है तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस इक्वेशन को हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है एक चार्ज का अमाउंट दे करके आपसे ये पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना ml बनेगा। तो ml निकालने के लिए हमें पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे, मोल निकालने पड़ेंगे। मोल हमें इस इक्वेशन से ही मिलेंगे। 2 फेराडे के हिसाब से 1 मोल बन रहे थे, तो हमारे पास हमने अपने चार्ज को फेराडे में कन्वर्ट कर लिया था। हमें चार्ज किस फॉर्म में दिया हुआ था, करंट और टाइम के फॉर्म में। हमने I इंटू टी करके चार्ज निकाला, वो आया कूलाम्स में। हमें यूज करना है फेराडे के हिसाब से, तो 9650 से डिवाइड कर दिया 500 से, तो फेराडे में कन्वर्ट हो गया। मतलब इतना चार्ज हमें यूज करना है। अब 2 फेराडे के हिसाब से 1 मोल बन रहा था, तो इतने फेराडे के हिसाब से कितने मोल गैस बनेगी हाइड्रोजन, वो हमने निकाल लिया। अब हाइड्रोजन के मोल आ गए तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हुई बात भूमि? यस और इसी तरीके से हमें ऑक्सीजन के लिए दूसरा इक्वेशन लेना पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन किससे बनती है, OH माइनस से बनती है। ऑक्सीजन बनती है OH माइनस से, तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन का इक्वेशन ले लिया 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब क्योंकि ये माइनस वाला रेडिकल है तो माइनस वाला रेडिकल किस पे जाएगा, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2H2O बनाएगा, O2 बना लेगा। और फिर इसके हिसाब से हमने देखा
कि यहाँ 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 4 फेराडे यूज हुआ है, 4 फेराडे निकल रहा है, और 4 फेराडे निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल O2 ही बन रही है। तो आपने फेराडे के हिसाब से O2 के मोल निकाल लिए। अब क्वेश्चन में दोनों के टोटल वॉल्यूम पूछा था, तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के ऐड कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते थे, एसटीपी पे है तो वॉल्यूम उसी हिसाब से निकलेगा, तो दोनों के मोल जोड़ के 22.7 से मल्टीप्लाई। क्लियर हुई बात? ऑनलाइन ऑफलाइन? पलक क्या हाल है? नो कमेंट्स पे कैसे हो रहे हैं आप लोग? ये क्या नाम है इसका? तनिष्का। क्लियर है? इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा फर्स्ट लॉ का? चलो सेकंड लॉ पढ़ा दें, फिर फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों के कॉम्बिनेशन में सवाल। सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं पहले, ताकि फेराडे के तो आज निपटा दें अपन, है ना? सही। हैं? अभी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब कौन पढ़ेगा फिजिक्स की चीजें केमिस्ट्री में? वो भी तो पढ़नी है। चलो सेकेंड लॉ कर लेते। सेकेंड लॉ तो इससे भी इजी है, फर्स्ट लॉ से भी इजी है। सेकेंड लॉ से अभी तक ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, फर्स्ट से ही क्वेश्चन आए। सेकेंड लॉ फेराडे का क्या है? फेराडे का सेकेंड लॉ देखिए क्या है। आपने ढेर सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिए, उनको लगा दिया सीरीज में। किसमें लगा दिया? सीरीज में। सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए फ्लो करा दिया, इसका मतलब सेम चार्ज फ्लो करा रहा है। ठीक है, मान लो 5 एम्पियर की करंट 1 घंटे के लिए पूरे जितने भी सीरीज में आपने सेल्स लगाए हुए थे उनको, सारे सीरीज में सेल्स जो लगे थे उनमें फ्लो करा दी करंट। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि अलग अलग सेल्स में जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पे, मास जाकर के डिपॉजिट होगा, या गैस लिबरेट होगी, गैस निकलेगी, या मास डिपॉजिट होगा। तो जो भी गैस लिबरेट होती है या मास जो डिपॉजिट होता है, उसका जो मास है वो इनके Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मेटल के। मान लीजिए किसी में आपकी मेटल डिपॉजिट हो रही है कॉपर, ठीक है, किसी में मेटल डिपॉजिट हो रहा है आयरन, किसी सेल में, किसी सेल में मेटल डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर। तो अगर आप सेम चार्ज फ्लो कराते हो तो जो मासेस डिपॉजिट होते हैं वो उन सब के Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी का Z है 1, किसी का Z है 2, किसी का Z है 4, एक का Z है, पहले समझ लो फिर लैंग्वेज लिखना। मान लो एक का Z है 1, एक का Z है 2, एक का Z है 4। ये पहले सेल में Z1 लिख दो, इसको Z2 लिख दो, इसको लिख दो Z3। 3 सेल वाले सिस्टम आपने लगा दिए, तीनों को सीरीज में इंटरकनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसमें एक मेटल डिपॉजिट हो रही है M1, इसमें दूसरी हो रही है M2, इसमें तीसरी हो रही है M3। ठीक, मासेस अगर डिपॉजिट हो रहे हैं, सपोज इसमें W1 डिपॉजिट हो रहा है, इसमें W2 डिपॉजिट हो रहा है, इसमें W3 डिपॉजिट हो रहा है, तो ये जो मासेस डिपॉजिट होंगे वो इसी रेशियो में होंगे जिस रेशियो में इनके आपके Z की वैल्यू है। इसका मतलब जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Z के। अगर मान लो यहाँ पे मास सपोज डिपॉजिट हो रहा है 20 ग्राम, ठीक है, कितना डिपॉजिट हो रहा है? 20 ग्राम। तो यहाँ पे इसका Z और इसके Z में क्या रिलेशन है? इसका Z जो है वो 1 है, इसका Z कितना है? 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो ग्राम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 40।
उसी प्रोपोर्शन। इसका z 1 है तो इसका z कितना है, 4 है, 4 टाइम्स है, तो मास डिपॉजिटेड भी कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स कितना आएगा, 80। इसका मतलब आप डिफरेंट इलेक्ट्रोलिसिस वाले सेल्स को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हो और उसमें सेम करंट सेम टाइम के लिए फ्लो कराते हो, तो मास जो डिपॉजिट होगा वो उनके Z के रेशियो में डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के रेशियो में डिपॉजिट होगा। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है W1 by W2 इज इक्वल टू Z1 by Z2। ठीक है, और Z की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, पहले लॉ में E बाई 96500। तो अगर इसको चेंज करना चाहो तो Z1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, E1 बाई 96500, और Z2 की जगह क्या लिख सकते हो, E2 बाई 96500। तो 96500 कट जाएगा, तो ये भी आ सकता है E1 बाई E2, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू W1 बाई W2। ये दो सेल लिए हैं तब उसकी बात कर रहे हैं। ये क्या है आपका सेकेंड लॉ। अब इसको तरीके से लिख लेते हैं अगर बात समझ में आ गई है तो। लिख लिया जाए, फैराडे सेकेंड डेफिनेशन लिख लो प्रॉपर है भाई, गर्मी लगती है मुझे, तुम जैकेट पहन के आया करो, ऐसे मत किया करो, मैं अपने टाइम से नहीं बंद करूँ। when same amount of charge is passed through different electrolyte solutions connected in series then weight deposited or dissolved at anode or cathode, weight deposited or dissolved at anode or cathode are in the ratio of their equivalent weights, are in the ratio of their equivalent weights। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, W1 by W2 is equal to E1 by E2, या ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 by डेफिनेशन लिख ली। क्वेश्चन आएगा तो एक सेल में करंट और ये सब सेम दे करके इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से आपको मास डिपॉजिटेड निकालना होगा, है ना। सेकेंड लॉ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, आ भी सकता है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में अगर है तो आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा, आ भी सकता है। ठीक है, चलिए कौन कर रहा था अगला सवाल। सेकेंड लॉ में इतना ही है, ज्यादा क्या बताएं, इतना ही है तो।
सब लोग लिख लो, क्वेश्चन सबके लिए है। हाँ बोलो, बकवास नहीं करना, कायदे की बात हो तो कर लेना। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे needed to reduce 1 mole of Cr2O7 -2 डाइक्रोमेट आयन बोलते हैं इसको, 2 Cr+3। 1 मोल Cr2O7 -2 है, उसको क्रोमियम +3 में कन्वर्ट करना है आपने। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज जरूरत होगी, मतलब आपको इक्वेशन लिख करके क्या करना है, फेराडे निकालना। जरूरत है उसकी? जरूरत ही नहीं है, ये तो इक्वेशन से क्वेश्चन हो जाएगा सीधे। 3 फेराडे। वंश, जब आते नहीं हो तब तो समझ में आता है, जरा पेन और दिमाग चला लो। कितने आ रहे हैं? 8। निकालो इक्वेशन, लिखो Cr2O7 -2 से Cr+3 बनाना। इक्वेशन लिखना हर चैप्टर में आता है दाता प्रभु, रेडॉक्स में तो आता ही है। रिडॉक्स में बैलेंस नहीं करिए कभी, इलेक्ट्रॉन जोड़े घटाए नहीं है कभी, घटाए होंगे ना, जोड़े घटाए तुमने तो कहा, मैंने तो रिडॉक्स किया ही नहीं, इसलिए दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चन। अरे इतना तो समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और उसके बाद चार्ज उसके हिसाब से लगाओ। 3 आ रहा, आंसर तो 6 है। सिक्स है आंसर, 6 फैराडे। कितना आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है, हम बता रहे हैं ना क्यों आ रहा है। पहले 1 मिनट के लिए दिमाग लगा लो, नहीं तो मैं तो हुई। ऑनलाइन में किसी का आ रहा है, कुछ समझ में आ रही है बात किसी को? 6, हाँ आंसर 6 है। बाकी लोग भी ट्राई करें ऑनेस्टली। हर्ष कितना आ रहा है आपका? फलक एक ही आना है प्रभु। सबसे पहले तो 6 ही आता है, उसके बाद 6 चलें बता दें, छोटा सा क्वेश्चन है तो टाइम ना खराब करते हुए बताते हैं। 1 मोल Cr2O7 लिया है, यहाँ पे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो 2x,
ऑक्सीजन का -2, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया +12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 6, यानी कि एक क्रोमियम का चार्ज कितना है +6। अगर एक क्रोमियम में चेंज देखोगे, 1 क्रोमियम में अगर चेंज देखोगे तो +6 से किस पे जा रहा है +3 पे, लेकिन इन्होंने बोला क्या है 1 मोल ऑफ Cr2O7 -2। 1 मोल बोलने का मतलब हो गया सीधे सीधे 2 क्रोमियम एटम की बात कर रहे हैं, इसका 1 मोल है, तो क्रोमियम के कितने एटम हो गए 2, तो चेंज कितने में देखना पड़ेगा 2 एटम्स में देखना पड़ेगा। एक क्रोमियम में चेंज कितने का था +3 का, एक क्रोमियम में चेंज कितने का था 3 यूनिट का, तो 2 क्रोमियम एटम में कितने यूनिट का चेंज आ जाएगा 2 के हिसाब से, यहाँ +12 हो जाएगा, यहाँ +6, तो चेंज कितने यूनिट का है 6 यूनिट का। इसका मतलब 6 फेराडे, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेना और देना होगा। एनोड पे 6 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, रिलीज किए जाएंगे, कैथोड पे वही 6 फेराडे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, उतना ही चार्ज। ठीक है, तो चार्ज पूछा था आपसे, तो चार्ज कितना हो जाएगा 6 यूनिट के हिसाब से 6 फेराडे, 6 इलेक्ट्रॉन का आपका लेना देना होगा। इक्वेशन ये नहीं लिखी थी कि Cr2O7 से Cr+3 का 1 मोल बनाओ, कंडीशन क्या थी 1 मोल Cr2O7 को यू हैव टू कन्वर्ट Cr+3, तो Cr+3 में जब कन्वर्ट करोगे तो ये 2 Cr+3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा। ठीक है, इसका 1 मोल दिया था, इसका 1 मोल में क्रोमियम के कितने एटम हैं 2 एटम्स हैं, तो आपको चेंज किसके हिसाब से देखना पड़ेगा 2 के हिसाब। जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था Fe3O4 वाला, तो उसमें क्वेश्चन में आपको सीधे सीधे दिया था कि आपको 1 मोल आयरन बनाना है, कितना बनाना है 1 मोल आयरन बनाना है, तो इधर की कंडीशन दे दी थी कि 1 ही मोल बनाना है, तो उसके हिसाब से जैसे यहाँ बोलते हैं कि 1 मोल क्रोमियम प्रोड्यूस करना है क्रोमेट से, तो आपका आंसर 3 फेराडे हो जाएगा, तब आप 1 क्रोमियम बनाओगे। ये अभी कंडीशन दे दी कि 1 मोल ये है ओरिजिनली, तो कितना क्रोमियम बनेगा वो नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कितना चार्ज यूज होगा क्रोमियम +3 बना। सिंपल इक्वेशन बनानी है और आंसर आपका आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। टाइम क्या हो रहा है अब क्लियर है सबको, आप कर लेंगे सब लोग, मुझे लगता है सारे सवाल आपने इसके कर लिए, जितने फर्स्ट लॉ से आए थे वो कर लिया आपने सब। लास्ट कर दो, कापी भाई क्यों खत्म फर्स्ट लॉ के, लास्ट एक सवाल कर दो और उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, एकदम छोटा है साइज, 21 में आया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है तो टेंशन की बात नहीं है। MnO4 माइनस +8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये बनाता है Mn+2 +4H2O, E0 दिया हुआ इसके लिए 1.51 वोल्ट, E0 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, E0 क्यों दिया पता नहीं, जरूरत नहीं थी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन फैराडे टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इन फैराडे, किसमें बताना है आपको चार्ज
फेराडे में टू रिड्यूस 5 मोल ऑफ MnO4 माइनस। हाँ 25 फेराडे कैसे? चलो बता दो कैसे। हाँ सीधे सीधे इन्होंने इक्वेशन लिख के ही दे दिया, अपने को दिमाग नहीं लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, सीधे सीधे इन्होंने इक्वेशन पूरी बैलेंस दे रखी है। ध्यान से अगर देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, चार्ज भी पूरी इक्वेशन में बैलेंस है। चेक भी कर लेना है, चार्ज देख करके सीधे सीधे यूज नहीं करना है। क्या करना है अपने को, चेक भी कर लेना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है चार्ज वार्ज का लेफ्ट राइट में। तो अगर चार्ज आप चेक करोगे तो MnO4 माइनस पे -1 यूनिट चार्ज, कितना चार्ज है -1, यहाँ पे +8, यहाँ पे -5, तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस का 2 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है +2, तो चार्ज भी बैलेंस है, एटम्स भी बैलेंस है। तो इस इक्वेशन को हम आराम से यूज कर सकते हैं फेराडे के लिए, बैलेंस इक्वेशन है। तो 1 मोल के लिए 5 फेराडे, तो 5 मोल के लिए 5 × 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा? इजी था इसका, यूं ही दे रखा था कंफ्यूज करने के लिए, है ना? इसका काम था नहीं, बच्चा कहीं लगा के यूज करने लगे, कुछ निकालने लगे। ठीक है, आज की क्लास आपकी होती है ऑफ। बाय।